तो गाइस कैसे आप सब लोग द राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में एक सेक्टर का सीन दिखाया जाता है। सेक्टर के ऊपर नेम प्लेट लिखी होती है जहाँ पर क्लींजिंग इंसेंस एंशिएंट सेक्टर लिखा होता है और उसके सामने एक क्रो खड़ा होता है। एक क्रो ह्यूमन खड़ा होता है जिसे मास्टर क्रो कहते हैं। मास्टर क्रो वहाँ पर उसके नाम को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। इसके साथ ही वहाँ पर एक और मास्टर आता है जो कि इस सेक्टर का पैट्रियार्च होता है। तो वहाँ पर आता है, उसका नाम मिंग रेन होता है। तो मिंग रेन वहाँ पर आता है और कहता है तो मास्टर क्रो आप भी यहाँ पर आए हैं। किसने इस बारे में सोचा था कि एक छोटा सा बच्चा जिसको आप ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर लेकर आए थे आज यहाँ इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपना एक नया सेक्टर क्रिएट कर सकता है। उसने यहाँ पर अपना एक सेक्टर बना लिया और इसी के साथ ही मास्टर क्रो जो होते हैं अपने पास से डंडे को उसकी तरफ फेंकते हैं। वो डंडा उड़ता हुआ सीधा जाकर उसके मुंह के पास रुक जाता है क्योंकि मिंग रेन जो होता है अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे वहां पर रोक लेता है। साथ ही वो उस डंडे को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि मास्टर हमें ये डंडा बहुत अच्छी तरह से याद है। आपका ये डंडा जब आप पहली बार हम तीनों को यहाँ पर लेकर आए थे, आप मेरे साथ साथ ब्रदर ही और साथ में चिकन हेड को लेकर आए थे। आप हम तीनों को यहाँ पर लेकर आए इस जगह के ऊपर, आपने हमें यहाँ पर ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। जब तक हम लोग पूरा दिन कल्टीवेट नहीं करते थे तब तक आप हमें डंडे के साथ मारते रहते थे। इस डंडे के साथ आपने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। हम इस डंडे को कैसे भूल सकते हैं। आपने हमें तब तक इस डंडे के साथ पीटा है जब तक कि हम लोग अपनी कल्टीवेशन की पीक पर नहीं पहुंच चुके और आज हम लोग अपने अपने सेक्टर्स बना रहे हैं। मास्टर क्रॉस की बात सुनने के बाद आगे से कहते हैं हम, और इस बात से मिंग रेन काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर साथ ही मास्टर क्रो जब वहां से जाने लगते हैं तो वो से कहता है कि मास्टर क्रो मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता कि आप कितना अरसा जी चुके हैं और आप आगे कितना अरसा जीने वाले हैं क्योंकि आपके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि आपका लाइफ स्पैन कितना ज्यादा है। लेकिन मेरी एक बात तो सुने, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ और फ्यूचर में मेरा जो सेक्टर कमजोर पड़ जाता है तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सेक्टर को संभाला दे, आप मेरे सेक्टर को दोबारा से राइज करवाएं क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही सपना था कि अपना एक सेक्टर बनाऊं जहाँ पर मैं बच्चों को कल्टीवेट करवा सकूं, बिल्कुल आपकी तरह जिस तरह आपने हमें कल्टीवेट करवाया था। अब मेरे इस रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे मास्टर क्रो, प्लीज ना मत करना, मेरी इस रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करना क्योंकि मेरे सेक्टर का मकसद यहाँ पर रिसोर्सेज को इकट्ठा करना नहीं है बल्कि उन सभी लोगों को मदद देना है जिन लोगों को मदद की जरूरत हो और साथ ही उन सभी लोगों को रहने के लिए जगह देना है जो कि दूसरे लोगों को मारकर अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। मास्टर क्रॉस की बात सुनने के बाद वहां से उड़ जाते हैं तो मिंग रेन चलाकर कहता है कि मास्टर क्रो क्या आपने मेरी बात को सुना, मैंने आपसे क्या कहा। लेकिन मास्टर क्रॉस की बात का जवाब नहीं देते और वहां पर से चले जाते हैं। ये बात तो यहाँ से काफी साल पहले की होगी और उसके बाद अब यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर क्लींजिंग इंसेंस एंशिएंट सेक्टर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़का जो होता है जो इस सेक्टर का एक इनर डिसाइपल है वो भागता हुआ अंदर आता है। वो जहाँ पर उस मेन हॉल में आता है जहाँ पर उनके एल्डर्स बैठे होते हैं और उनका सुप्रीम एल्डर भी वहीं पर बैठा होता है। तो वो कहता है बहुत ही बुरी खबर है। तो वो डिसाइपल वहां पर आने के बाद सुप्रीम एल्डर से कहता है कि बुरी खबर यह है कि इस वक्त हमारे दरवाजे के ऊपर, मेन दरवाजे के ऊपर एक लड़का है, एक यंग लड़का जो कि यहाँ पर हमारे दरवाजे को तोड़कर अंदर आ चुका है और सीधा इसी तरफ आ रहा है और उसने कहा कि वो हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल बनना चाहता है। तो सुप्रीम एल्डर उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होते हैं जबकि उसके साथ सेकंड एल्डर बैठे होते हैं। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ कि वो लड़का दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गया तो वहाँ पर दरवाजे के ऊपर जो गार्ड्स थे वो डिसाइपल्स कहाँ पर चले गए, वो लोग उसे रोक क्यों नहीं रहे। चाहता हूँ कि जाकर उन गार्ड्स को बोलो कि उस लड़के को बुरी तरह से पीट कर उठाकर बाहर फेंक दो। उसे क्या लगता है कि वैसे ही मुंह उठाकर यहाँ पर आएगा हम लोग उसे कोड डिसाइपल बना लेंगे। तो उनका डिसाइपल उनसे कहता है लेकिन मास्टर हम लोग उसे रोक नहीं सकते क्योंकि उस लड़के के हाथ में एक टैबलेट है, एक टैबलेट जो कि क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर का है यानी कि हमारे सेक्टर का है और हम उस टैबलेट को देखने के बाद उसे रोक नहीं पाए। ये बात सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर से कहते हैं ठीक है उसे अंदर लेकर आओ और इसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है तुम्हें यहाँ पर इसे बेचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर पहले से आ चुका हूँ। ये हमारा हीरो जिसका नाम लीशी है तो यहाँ पर आता है और उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा प्राइम डिसाइपल बनने वाला हूँ और एक प्राइम डिसाइपल यहाँ पर ग्रैंड एल्डर्स को रिपोर्ट करने के लिए आया है। तो सेकंड एल्डर से कहते हैं कि लड़के आए तुम आए कहाँ से हो, मुझे लगता है कि तुम ऐसी कहीं से मुंह उठाकर चले आए हो, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए तब तुम हमारे क्लींजिंग इंसेंस एंशिएंट सेक्टर के डिसाइपल बन सकते हो। तो मैं इसके बाद से इसे सिर्फ क्लींजिंग सेक्टर ही कहूंगा क्योंकि ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा लीजी जो था अपने पास से टोकन निकालता और कहता है कि तुम सभी लोगों को ये बात तो पता होगी कि इमॉर्टल एम्परर मिंग रेन ने यहाँ पर एक रूल बनाया था। उन्होंने एक रूल बनाया था कि जिसके पास भी ये वाला टोकन ये ऑर्डर होगा तो यहाँ पर वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तुम लोग इस क्लींजिंग सेक्टर में उसे वीआईपी की तरह ट्रीट करोगे और उसकी एक रिक्वेस्ट को पूरा करोगे और मैं यहाँ पर तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरी वो रिक्वेस्ट ये है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कोड डिसाइपल बनना चाहता हूँ। तो सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ क्या तुम इस बात को कंफर्म कर सकते हो कि तुम्हारे हाथ में जो ऑर्डर जो टैबलेट है वो वाकई में रियल है। तो इसी के साथ ही हमारा लीजी उस ऑर्डर को उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर खुद ही चेक कर सकते हो, ये तुम्हारे बिलवड ओल्ड डेविल ने मुझे दिया है, ये उस मास्टर ने मुझे दिया है। अगर तुम्हें इसके बावजूद भी मेरे पर यकीन नहीं है तो तुम लोग यहाँ से सीधे जा सकते हो कोई होंग ब्रूथल में जहाँ पर वो बैठा हुआ है, जहाँ पर वो पीका टल्ली हो चुका है, उसी वक्त उसने मुझे वहाँ पर दिया था। ग्रैंड एल्डर जो होते हैं अपने हाथ में उस
टैबलेट को पकड़ते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में असली है, और बाकी ये सभी एल्डर्स भी उसके पास आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं क्या इसने यहाँ पर कोई होंग हाल कहा। हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि उसे पीने का बहुत ज्यादा शौक है, और इस वक्त वो ब्रोथल में, हम में से कोई भी वहाँ पर उस ब्रोथल में नहीं जाएगा, वैशाखाना में कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि उस एल्डर को इस सब का भी बहुत ज्यादा शौक है। लगता है कि वो पीकर टली हो गया होगा और उसके बाद उसने ये टोकन इस लड़के को दे दिया होगा। सुप्रीम एल्डर सेकंड एल्डर से कहते हैं ये टोकन तो वाकई में रियल है, ये उसी ने इसको दिया है। सेकंड एल्डर ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ दिनों के बाद यहाँ पर हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है। तुम्हें पता है ना कि 9 सेंट डीमन सेक्टर वालों के लोग के लड़की यहाँ पर हमारे सेक्टर के प्राइम डिसाइपल से शादी करने वाली है। तो आगे मैं सेक्टर के नाम को सिर्फ डीमन सेक्टर कहूंगा, 9 सेंट डीमन सेक्टर, ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। सेकंड एल्डर कहते हैं कि एक बार हम दोनों सेक्टर्स के दरमियान में यहाँ पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसके बाद हम लोग डीमन सेक्टर के रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे, और अगर हम लोग उनके रिसोर्सेज को यूज कर पाए तो हमारा सेक्टर दोबारा से महान सेक्टर बन जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर एक कोड डिसाइपल चाहिए होगा, क्योंकि वो लोग अपनी लड़की की शादी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोड डिसाइपल के साथ ही करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं है जिसे कि हम लोग प्राइम डिसाइपल बना सके। हमारे सेक्टर के सभी डिसाइपल्स बहुत ज्यादा कमजोर है, और इस लड़के की बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि उस ओल्ड डेविल एल्डर ने इसको ये टोकन इसी वजह से दिया होगा कि इस लड़के की कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी हो, इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्पेशल हो, इसी वजह से उसने ये टोकन इसको दिया हो। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ये लड़का प्राइम डिसाइपल बनने के लायक हो जाए तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर इसकी पावर्स को चेक कर लेते हैं। वो अपनी पावर्स को यूज करते हैं, वहां पर एक मैजिक मिरर बुलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इसकी कल्टीवेशन और इसकी बॉडी को चेक कर लेते हैं कि इसके पास क्या कुछ है। और वो मिरर ऑफ ट्रूथ जो होता है उसको उसकी तरफ आगे भेजते हैं, उसके अंदर से लाइट निकलती है जो कि हमारी लीजी की बॉडी के ऊपर पड़ती है। जब वो लाइट लीजी की बॉडी के ऊपर पड़ती है, इसी के साथ ही वो देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर क्या कुछ है, तो उन्हें दिखाई देता है कि इस लड़के के पास मॉर्टल फिजिक है, मॉर्टल लाइफ व्हील और साथ ही मॉर्टल फेट पैलेस है। ये सब कुछ देखने के बाद सेकंड एल्डर चिल्लाकर कहते हैं कि बकवास, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़का तो एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस लड़के के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर यही साबित होता है कि ये लड़का कभी कल्टीवेट भी नहीं कर पाएगा, यानी कि इसके पास कल्टीवेशन की पावर भी नहीं है, ना ही ये कभी कल्टीवेट कर सकता है। और इसके बावजूद इस लड़के को लगता है कि हम लोग इसे अपना प्राइम डिसाइपल बना सकते हैं। तो ग्रैंड एल्डर भी हमारे लीजी से कहते हैं कि लड़के तुमने यहाँ पर सुन लिया ना कि तुम्हारे पास जो क्वालिफिकेशंस हैं वो तो एक डिसाइपल बनने के लायक भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें यहाँ पर अपना आउटर डिसाइपल बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस टोकन की वजह से, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर प्राइम डिसाइपल कभी भी नहीं बना सकते हो, ना ही तुम प्राइम डिसाइपल बनने के लायक हो। तुम्हारे लीजी के साथ जो डिसाइपल खड़ा होता है वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा लो है, लेकिन आउटर डिसाइपल बनने के बाद अगर तुम बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी कुछ अचीव कर सकते हो। प्राइम डिसाइपल तो नहीं बन पाओगे, लेकिन काफी कुछ अचीव कर सकते हो। लीजी उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही हमारा लीजी उसे कहता है तुम लोग जहाँ पर इस तरह अपने वैल्यूड गेस्ट को ट्रीट करते हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे पास टोकन और मैं तुम्हारा वीआईपी गेस्ट हूँ। इसी के साथ ही हमारा लीजी आगे बढ़ता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे इस सेक्टर की क्लींजिंग सेक्टर की टीचिंग्स क्या है। और इसी के साथ ही उन्हें टीचिंग्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर टीचिंग्स क्या है। बताता है कि यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए, अगर तुम्हारा दिल साफ है तभी तुम यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हो, और एक कल्टीवेटर बनने के लिए तुम्हें ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो यहाँ पर काफी सारी बातें करता है और मैं इन बातों को काफी ज्यादा स्किप करने वाला हूँ। तो वो उनसे कहता है कि ये सब कुछ जो है ये सब कुछ होना चाहिए, तब हम लोग एक राइटियस कल्टीवेटर बन सकते हैं, तभी हम लोग क्लींजिंग सेक्टर के कल्टीवेटर बन सकते हैं। और मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पर क्या गलत कहा। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि ये तो हमारी एंसेस्ट्रल टीचिंग है, ये हमारी वो बुनियाद थी जिसके ऊपर हम लोगों ने क्लींजिंग सेक्टर को बनाया था। तो लीजी से कहता है कि यहाँ पर आते हुए रास्ते में तुम्हारे टैबलेट के ऊपर जो स्टोन टैबलेट लिखा हुआ था उसके ऊपर ये सारी टीचिंग्स लिखी हुई थी, मैंने उनको देखा और मैंने याद कर लिया। इसी के साथ ही हमारा लीजी उनकी इंसल्ट भी कर देता है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर खुद इतना ज्यादा हैरान हो रहा हूँ कि आज तुम लोग यहाँ पर अभी तक इस बात को याद रखे होगे ये तुम्हारी एंसेस्ट्रल टीचिंग्स हैं, कि मुझे नहीं लगा था कि तुम लोगों ने इस बात को याद रखा होगा कि तुम्हारी एंसेस्ट्रल टीचिंग्स क्या है। तो सुप्रीम एल्डर्स की बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाकई में इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ पत्थर के ऊपर लिखी हुई बातों को एक बार देखा और सबकी सबको याद कर लिया। तो एल्डर से कहते हैं तो लड़के क्या तुम यहाँ पर हमारी दी हुई एंसेस्ट्रल टीचिंग्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने वाले और इन बातों को यहाँ पर कहकर तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें प्राइम डिसाइपल बना लेंगे। तो यहीं पर सेकंड एल्डर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एंसेस्ट्रल टीचिंग्स को बुलाकर बहुत ही बुरा किया, जिसकी वजह से हमारा सेक्टर डिमाइस में चला गया। तो इस बात से सुप्रीम एल्डर काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरा साथ दे रहे हो या फिर इस लड़के का साथ दे रहे हो। और दूसरी तरफ से हमारा लीजी हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारा सेक्टर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं हो। लोगों ने यहाँ पर अपनी एंसेस्ट्रल टीचिंग्स को बुला दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे सेक्टर के साथ जो कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है, तुम्हारा सेक्टर आगे इसी वजह से राइज नहीं कर पाया। यहीं पर हमारे सुप्रीम एल्डर सोच रहे हैं कि अगर इस लड़के के पास स्पेशल ऑर्डर नहीं होता तो अब तक मैंने कितनी बार इस लड़के को मार दिया होता और बहुत ही बुरी मौत इसको मारा होता। इस लड़के ने यहाँ पर हमारी इंसल्ट करने के साथ साथ हमारे क्लींजिंग सेक्टर की भी इंसल्ट की है। ये लोग अभी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, किसी के साथ ही डीमन सेक्टर का एक बंदा अपने स्टूडेंट के साथ वहाँ पर पहुंच जाता और कहता है यहाँ पर तो आज काफी ज्यादा रश लगा हुआ है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। यहाँ पर आने के बाद उनको अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यू ही है और मैं डीमन एम्पर की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, तुम सभी लोगों के पास एक मैसेज लेकर आया क्योंकि उन लोगों ने मुझे स्पेशली यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर में भेजा है। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं बताओ डीमन किंग ने तुम्हें यहाँ पर क्या करने के लिए भेजा है, तुम यहाँ पर क्या मैसेज लेकर आए। तो वो कहता है कि तुम लोगों के साथ हमारा एक
मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारी फैमिली की प्रिंसेस के साथ होगा। हमारी प्रिंसेस जो है वो एक बहुत ही पावरफुल लड़की है, यानी कि वो एक कल्टिवेटर है और एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट है। हमें लगता है कि हम लोग ऐसे बिना किसी ट्रायल के तुम्हारे कोर्ट डिसाइपल को अपनी प्रिंसेस का हाथ दे देंगे, उसके साथ अपनी प्रिंसेस की शादी कर देंगे। जैसे हमारे डीमन किंग ने यहाँ पर एक सुझाव दिया, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे कोर्ट डिसाइपल का एक टेस्ट लेंगे, अगर वो कोर्ट डिसाइपल टेस्ट को पास करता है तभी हमारी प्रिंसेस की शादी उस लड़के के साथ हो पाएगी और हम दोनों के सेक्टर के दरमियान में समझौता हो पाएगा। इसके साथ हमारा लीजी वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है जरा देखो तो सही, यहाँ पर इनका डीमन सेक्टर जो कि पहले बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था और इसे सर्वाइव करने के लिए हमारे क्लींजिंग सेक्टर की मदद की जरूरत थी। आज यहाँ पर डीमन सेक्टर के लोग यहाँ पर आकर हमें बता रहे हैं कि वो हमारे कोर्ट सैपल की ट्रायल टेस्ट लेंगे ताकि वो प्रिंसेस के साथ शादी करने के लायक हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर डीमन सेक्टर के लोग हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं और इस बात से यूहू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एल्डर यूहू से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे सेक्टर के बारे में इस तरह की बात करने की, और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और आइस क्रिस्टल्स बनाकर हमारे लीजी के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो सारे आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं लीजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 01 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये वाकई में हमारे लीजी को अपना कोर्ट सैपल बना लेंगे, क्योंकि लीजी के पास बहुत ही बेसिक बॉडी और ना ही वो कल्टीवेट कर सकता है, ना ही उसके पास कल्टीवेशन की कोई पावर्स भी हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग, द राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लीजी जो होता है वहां पर उस एल्डर की बात सुनने के बाद आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है कि तुम्हारा सेक्टर यानी डीमन सेक्टर कभी हमारे क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर की मदद से चला करता था और आज देखो यहाँ पर तुम लोग हमारे प्राइम डिसाइपल का टेस्ट लेने के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पर भी मजाक हो रहा है। तो इस बात से एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जबकि उनका डिसाइपल जिसका नाम डूमिंग होता है वो इस बात से ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे सेक्टर का नाम इस तरह से नहीं ले सकते हो, ना ही तुम हमारे सेक्टर की इस तरह से इंसल्ट कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर इजाजत मिले तो मैं अभी तुम्हारी जुबान उखाड़ दूं। मान लीजिए आगे से फिर से उसके इंसल्ट कर देता और कहता है कि मुझे लगता है कि उस चिकन हेड के जितने डिसाइपल्स हैं आगे आने वाले जनरेशन के सभी डिसाइपल्स बहुत ज्यादा बेकार हो चुके हैं। तुम लोगों के पास कोई टेक्निक्स तो है नहीं, ऊपर से तुम सभी लोग यहाँ पर कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ पर दूसरों से तमीज से बात करने की आदत नहीं है? वैसे एल्डर जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और अपने आइस क्रिस्टल्स को रिलीज करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे लीची के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि लड़के अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुमने हमारे सेक्टर की इंसल्ट की है। तो जब वो क्रिस्टल हमारे लीजी की तरफ आगे बढ़ होते हैं वहां पर धमाका होता है और इसी के साथ दिखाते हैं कि सुप्रीम एल्डर और सेकंड एल्डर दोनों वहां पर उसके सामने आकर खड़े होते हैं और उन दोनों ने वहां पर अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। तो सेकंड एल्डर कहते हैं कि लड़के तुम अपनी जगह से क्यों नहीं हिले, लगता है कि तुम्हें पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें जरूर बचाएंगे। लीजी उन लोगों से कहता है कि हाँ मुझे पहले से पता था कि तुम लोग यहाँ पर बीच में आकर मुझे जरूर बचाओगे, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे नहीं बचाते तो फिर तो हमारे सेक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती। इसी के साथ ही डीमन सेक्टर का जो एल्डर होता है वो गुस्से के साथ उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस लड़के ने यहाँ पर हमारे सेक्टर का नाम खराब किया, इसने हमारे सेक्टर की इंसल्ट किया और तुम लोग यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्या तुम लोग यहाँ पर हमारे डीमन सेक्टर के खिलाफ जाना चाहते हो? तो सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि गार्डियन जो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले अपने डिसाइपल के बारे में सोचना चाहिए कि उसने यहाँ पर इसके साथ किस तरह से बात की है। क्या तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर हमारे क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर में किसी को मार डालो, वो भी एक डिसाइपल को जो कि तुमसे बहुत ज्यादा इंफीरियर है? जबकि डूमिंग वहाँ पर सोच रहा होता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा एटीट्यूड के साथ बात कर रहा है, जहाँ पर एल्डर इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे चैलेंज करता हूँ तो फिर इसे मुझसे फाइट करना पड़ेगी। इसके साथ ही वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपको यहाँ पर इस लड़के से फाइट करने की जरूरत नहीं है, ना इसे सजा देने की जरूरत है। आपकी जगह के ऊपर आपका ये डिसाइपल इस लड़के से फाइट करना चाहता है। उसके मास्टर से कहते हैं हाँ ठीक है तुम इसे चैलेंज करके देख लो। तो इसी के साथ ही डूमिंग कहता है कि लड़के मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम यहाँ पर इतनी हिम्मत रखते हो कि मुझसे फाइट कर सको तो फिर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो, मुझसे फाइट करो। मान लीजिए उसे कहता है कि तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो सुप्रीम डीमन कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन एल्डर कहते हैं कि इस लड़के के पास कल्टीवेशन तो है नहीं लेकिन इसके पास हिम्मत बहुत ज्यादा है जो इसने यहाँ पर डूमिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। इसी के साथ ही एल्डर कहते हैं कि दो अलग अलग सेक्टर के डिसाइपल्स ने यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज किया और दोनों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर इनके चैलेंज की रिस्पेक्ट करेंगे और इन दोनों का यहाँ पर मैच करवाएंगे, इनके लिए अरीना को सेटअप करवाया जाए। इसी के साथ ही सुप्रीम एल्डर लीजी से कहता है कि लड़के इस बार वो एंशिएंट ऑर्डर तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर चैलेंज के दौरान ये लड़का तुम्हें जान से भी मार डालता है तभी हम लोग बीच में आकर तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तुम्हारा लीजी से कहता है कि मैं बस यही चाहता था कि यहाँ पर फाइट हो और उसके बाद देखना तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं उतना भी खराब नहीं हूँ, यानी इतना भी कचरा नहीं हूँ। लीजी के साथ जो दूसरा डिसाइपल होता है जिसका नाम हू रैन होता है, सुप्रीम एल्डर जो होते हैं हू रैन को उसके साथ भेजते हैं। लीजी को अपने साथ लेकर वेपन डिपार्टमेंट में जाता है और वहां पर जाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर फाइट के लिए तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन तुम्हारे पास एक वेपन भी नहीं है यार, तुम यहाँ पर से कौन से वेपन को चूज करने वाले हो, तुम्हें वेपन चलाना आता भी है या नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कल्टीवेशन ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास वो स्पेशल टोकन है हमारे सेक्टर का, उस टोकन को यूज करते हुए तुम अपनी एक ख्वाहिश ले सकते हो और उस ख्वाहिश के मुताबिक तुम जाकर सुप्रीम एल्डर से कह सकते हो
कि तुम्हें इस चैलेंज को नहीं करना और तुम यहाँ पर जिंदा बच सकते हो। लीजी उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ पर प्राइम डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि प्राइम डिसाइपल होने के नाते मैं किसी एक आम से छोटे से लड़के से चैलेंज को हार सकता हूँ या फिर पीछे हट सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सेक्टर जो है ये इतना ज्यादा घटिया हो चुका है कि जहाँ पर कोई काम का वेपन भी नहीं है, जहाँ पर तो बहुत ही लो लेवल कर बहुत ही घटिया से वेपन रखे हुए हैं। हुरैन उसे कहता है कि ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, जहाँ पर जितने वेपन रखे हुए सारे के सारे हाई ग्रेड के वेपन हैं। हमारे सेक्टर के पास सारे अच्छे अच्छे वेपन हैं, जहाँ पर जितने टंगे हुए वेपन तुम्हें दिखाई देते हैं। अगर तुम लेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, अगर नहीं लेना तो फिर जाओ यहाँ से। इस वक्त तुम्हारे सामने जितने वेपन हैं, अगर ये तुम्हारी पसंद के नहीं और तुम्हें लगता है कि ये लो क्वालिटी के, तो फिर यहाँ पर और कोई भी वेपन नहीं है, हमारे पास बस यही है। तो इसी के साथ ही हमारा बायरोंग ने लीजू जो होता है वो आगे बढ़ता है और जाकर के ऊपर एक बॉक्स पड़ा होता है, वो उस बॉक्स के अंदर से वेपन्स को निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर भी काफी सारे वेपन्स पड़े होते हैं, लेकिन वो सारे का सारा कचरा होता है। हुरैन उसे कहता है कि तुम वहां पर से क्या ढूंढ रहे हो, वहां पर हम लोगों ने सिर्फ कचरा फेंका हुआ है। इसी के साथ हमारा लीजी कहता है कि ये काफी ज्यादा काम की चीज है और उसे वहां पर से एक वेपन मिल जाता है। हुरैन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर से क्या मिला, क्या कचरे के अंदर से भी कोई अच्छा वेपन मिल सकता है? तो हमारे कीजी को वहां पर से एक डंडा मिलता है जो कि जला हुआ होता है, वहां पर एक जला हुआ डंडा बड़ा होता है, तो वो उस डंडे को उठा लेता है और कहता है कि ये वेपन काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इसी वेपन को यूज करूंगा। हुरैन उसे कहता है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम यहाँ पर एक डंडे को यूज करने वाले और वो भी जला हुआ है, देखो तो जरा इसकी हालत क्या हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में अरीना का दिखाया जाता है, जहाँ पर डू मिंग और हमारे लीजी के दरमियान में फाइट होने वाली है। तो सभी लोग वहां पर पहुंच चुके होते हैं और इसी के साथ एक कैल्डर जो कि उनके यहाँ पर रेफरी बनने वाले हैं, वो कहते हैं यहाँ पर इस मैच के दौरान कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तुम दोनों जैसे वेपन्स को यूज करना चाहो वैसे वेपन्स को यूज कर सकते हो, और अगर यहाँ पर दोनों फाइट करते हुए किसी एक को मार देते हैं तो दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं आएगा। और तुम लोग यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मैच तो नहीं है, लेकिन अगर कोई सरेंडर करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर दूसरा यहाँ पर फाइट करते हुए हार मान लेता है, दूसरा यहाँ पर इतना जख्मी हो जाता है कि दोबारा उठ नहीं सकता, तभी जब मैच खत्म हो जाएगा। मास्टर मो यहाँ पर आज तुम्हारा रेफरी हूँ। एक तरफ से डीमन सेक्टर का जूनियर डिसाइपल जिसका नाम डू मिंग है और दूसरी तरफ से हमारे सेक्टर का डिसाइपल जिसका नाम लीजी है, दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं। तो मास्टर हु अपने डिसाइपल से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को बहुत ज्यादा टॉर्चर करो, तुम्हें फाइट करते हुए इसको इतनी बुरी तरह से मारना है कि जी इसे अपने किए के ऊपर पछतावा हो कि इसने यहाँ पर हमारे डीमन सेक्टर की इंसल्ट कैसे की। दूसरी तरफ से सुप्रीम एल्डर जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे लिए यही रास्ता बिल्कुल बेहतर था कि हमने इन दोनों को यहाँ पर फाइट करने दी है। डू मिंग काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि वो काफी अरसे से कल्टीवेट कर रहा है, ऊपर से इस लड़के के पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं है। अगर वो इस लड़के को यहाँ पर हरा देता है तो हम लोग इस लड़के को उठाकर बाहर फेंक देंगे, ये सीक्रेट ऑर्डर भी इसको बचा नहीं पाएगा और हमें यहाँ पर इसको अपना प्राइम डिसाइपल नहीं बनाना पड़ेगा। ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ ही मास्टर मो कहता है ठीक है तुम लोग फाइट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही वहां पर फाइट स्टार्ट होती है, इसी के साथ डू मिंग बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए तलवार लेकर आगे बढ़ता है और उसकी तलवार जो होती है वो जाकर सीधी हमारे लीजी के कंधे के ऊपर लगती है। हमारे लीजी के कंधे के साथ यानी उसकी गर्दन के पास जब गुजरती है तो वहां पर उसकी गर्दन से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि डीमन सेक्टर का ये लड़का जो है इसकी मूवमेंट्स तो काफी ज्यादा तेज है, इसकी एज के हिसाब से इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बेहतर है। जबकि हुरैन से कहता है कि ब्रदर लीजी प्लीज वहां पर खड़े मत रहो, कुछ तो करो। और मास्टर सुप्रीम एल्डर जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर ट्रू जैंग टेक्निक को यूज कर रहा है। डीमन सेक्टर के लोगों की स्पेशल टेक्निक ट्रू जैंग टेक्निक है। इसके साथ ही डू मिंग फिर से अपनी तलवार लेकर सामने की तरफ बहुत सारे स्टैब्स करता है और इस बार में जब स्टैब करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट लगते हैं, यानी कि हमारे हीरो की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगते हैं। हुरैन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई डुअल नहीं हो रही बल्कि यहाँ पर सिंगल तरफ से फाइट हो रही है। एक तरफ से डू मिंग उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है जबकि लीजी वहां पर कुछ कर भी नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि उसे टॉर्चर कर रहा है। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि इस लड़के ने जानबूझकर इस फाइट को मोल लिया है, यानी कि उसने खुद चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, उसे भुगतना पड़ेगा। तो डू मिंग भी काफी ज्यादा खुश होता है कि वो यहाँ पर इसको टॉर्चर कर रहा है, तो वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि हम इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देंगे। और इसी के साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। इस बार वो फिर से तलवार को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो बार बार उसकी बॉडी के ऊपर स्टैब करता है और लीजी की बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर कट्स लग रहे होते हैं, लेकिन उसके अटैक्स जो होते हैं वो सेम एक ही जगह के ऊपर बार बार लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीजी पीछे की तरफ बढ़ता जाता है। मास्टर मो कहता है कि जरा इस लड़के की प्रिसीजन तो देखो, ये बार बार एक ही जगह के ऊपर अटैक कर रहा है, जहां पर पहले इसने कट लगाया था सेम उसी जगह के ऊपर ये दोबारा से कट लगा रहा है। इस लड़के डू मिंग की स्पीड और साथ में स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रेडिबल है। लीजी जो होता है वो काफी ज्यादा पीछे की तरफ फट जाता है और लंबे लंबे सांस ले रहा होता है, जबकि डू मिंग से कहता है कि अब तुम्हें समझ आए कि हम दोनों के पावर लेवल में और दोनों की कल्टीवेशन में कितना बड़ा डिफरेंस है और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे सेक्टर की इंसल्ट करने की। हालांकि तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर तुम्हारे पर तरस खाऊंगा और तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन इस लास्ट ट्राई के साथ मैं इस मैच को खत्म करने वाला हूँ। तो लीजी उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही डू मिंग अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंचता है और कहता है कि मर जाओ, और डू मिंग की तलवार जो होती है वो सीधी जाकर उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती है। जैसे वो उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती है, इसी के साथ डू मिंग उसे कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ पर आराम से सो सकते हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर खत्म हुई। दूसरी दुनिया में जाने के बाद मेरा नाम याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर किसने मारा था, तुम्हें मारने वाला डीमन सेक्टर का एक स्टूडेंट था जिसका नाम डू मिंग था। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर एपिसोड 2 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक
को शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डूमिंग अपनी तलवार को जी की बॉडी के अंदर दंसा देता है और वहां पर उसे कहता है कि दूसरी दुनिया में जाकर मेरे नाम को याद रखना कि डूमिंग ने तुम्हें मारा था। और इसी के साथ ही हमारा लीजी जो होता है उसे कहता है मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। जब वो एटीट्यूड के साथ से ये वाली बात करता है, इस बात से डूमिंग को एक झटका लगता है। डूमिंग कहता है कैसा कैसे हो सकता है, कहीं मैंने यहाँ पर मिस तो नहीं कर दिया। जब वो देखता है तो वो तलवार जो होती है उसके बाजू के नीचे होती है, यानी कंधे के पास और बाजू के नीचे अंदर घुसी होती है। यहीं पर हमें मास्टर क्रो को दिखाया जाता है, वहां पर क्रो का शैडो निकलता है। ऐसे लगता है जैसे कि लीजी ही मास्टर क्रो है जो कि इंसानी फॉर्म में यहाँ पर आया। तो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किया है, अब यहाँ पर मेरी बारी है तुम्हें हर्ट करने की। जबकि दूसरी तरफ से डूमिंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर मिस कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिसीजन के साथ अटैक किया था और इसके दिल को मुझे पियर्स करना था। मुझे लगता है कि इस लड़के के बारे में कुछ तो ऐसा है जो गलत है। मुझे लगता है कि ये अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर हाइड कर रहा है। इसी के साथ ही डूमिंग जल्दी से जंप कर दे पीछे की तरफ बढ़ता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जबकि हमारा लीजी उसे कहता है अब क्या हुआ, क्या तुम यहाँ से भागकर जाना चाहते हो, मुझे तो लगा था कि डीमन सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट है। और इसी के साथ ही डूमिंग उसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। इसके साथ ही वो एक स्पेशल स्टैंस लेता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची में मार डालूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। जब वो स्ट्राइक लगाता है तो लीजी बड़ी आसानी के साथ अटैक को अवॉइड कर लेता है। इसी के साथ वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लीजी फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो फिर से अटैक करता है, लीजी फिर से अटैक को अवॉइड कर लेता है, क्योंकि हमारा लीजी अब यहाँ पर उसके सारे के सारे अटैक्स को अवॉइड कर रहा था। डूमिंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे सभी अटैक्स को अवॉइड कैसे कर सकते हो। तो हमारा लीजी उसे कहता है लगता है कि तुम एक बहुत ज्यादा नौसीखी हो, तुम्हें पता ही नहीं है कैसे अटैक करना है। इसी तरफ से मास्टर हु भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है, ये यहाँ पर डूमिंग के सभी अटैक्स को अवॉइड किया जा रहा है। हालांकि पहले इसने सभी के सभी अटैक्स इसकी अपनी बॉडी के ऊपर लिए थे और ये जख्मी भी हुआ था। जबकि हुरैन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि ब्रदर लीजी ये तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है। जबकि सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लड़के ने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि ये लड़का यहाँ पर पहले उसके अटैक्स को फेस कर रहा था और वो सभी के सभी अटैक्स उसकी बॉडी के ऊपर हिट हो रहे थे और उसे पता चल गया कि वो बार बार एक ही जगह के ऊपर अटैक कर रहा है, यानी कि उसके अटैक पैटर्न को इस लड़के ने मेमोराइज कर लिया और उसे पता है कि वो बार बार एक ही टेक्निक के साथ कहां पर अटैक करेगा। इसी वजह से उसके लिए अटैक्स को अवॉइड करना आसान हो गया। इसका मतलब यह है कि इस लड़के की मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है, ये जिस भी चीज को देखता है उसको बड़ी आसानी से याद कर लेता है। अगर वाकई में यही इसका टैलेंट है कि ये सभी चीजों को बड़ी आसानी से मेमोराइज कर सकता है, तो इसका मतलब यह है कि ये फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है, ये सभी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को कॉपी कर ले। सुप्रीम एल्डर कहते हैं लेकिन अफसोस कि ये लड़का फ्यूचर तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि इस लड़के के पास फाइट बैक करने की स्ट्रेंथ नहीं है, इसके पास कोई भी मार्शल आर्ट्स का स्किल नहीं है जिसके साथ ये सामने वाले ओपोनेंट को हरा सके। हालांकि इसने इसके अटैक्स पैटर्न को सीख लिया है जिसकी वजह से ये इसके अटैक्स को डॉज कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइट बैक भी कर सकता है। और दूसरी तरफ से डूमिंग जो था अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा था और गुस्से के साथ वहां पर हंस रहा था और उसे कहता है कि अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी कितने ज्यादा पीसेस करूंगा कि तुम खुद भी नहीं गिन पाओगे। डूमिंग उसे कहता है कि तुम बस एक ऐसे कीड़े हो जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है, कल्टीवेशन के बिना एक कल्टीवेटर नहीं होता। तुम्हें लगा कि तुमने यहाँ पर मेरे 4-5 अटैक्स को डॉज कर लिया और तुम यहाँ पर एक कल्टीवेटर बन गए हो, तुम मेरा मुकाबला करने के लायक पहले से शुरुआत से ही नहीं थे। हमारा लीजी उसे कहता है इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर सीरियस होने वाले हो, अगर तुम यहाँ पर सीरियस होने वाले हो तो फिर मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपने डंडे को निकालता और कहता है कि चलो ठीक है, लगता है अब डंडे को यूज करने का वक्त आ चुका है, मैं अब यहाँ पर सीरियस हूँ, मैं अपने वेपन को यूज करूंगा, जल्दी से आ जाओ। सेकंड एल्डर उसके हाथ में वो डंडा देखने के बाद हुरैंग से कहते हैं कि ये क्या, ये किस किस्म का वेपन है, क्या हमारी आर्मरी में अभी भी इस तरह के कोई वेपन्स हैं? उसे कहता है कि हाँ हमारी आर्मरी में इस तरह का वेपन पड़ा हुआ था और साथ ही वो सोच रहा था अगर मैंने ग्रेट एल्डर को बता दिया कि ये कचरे से इस वेपन को उठा कर लाया तो एल्डर कहेंगे कि मैंने इसको क्या थमा दिया, मुझे यहाँ पर इसको रोकना चाहिए था। तो डूमिंग जो होता है, डूमिंग वहां पर एक स्पेशल स्टैंस लेता है और एक स्पेशल टेक्निक को यूज करने लगा है। तो वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा है, तुम्हें क्या लगता है कि इस जली हुई लकड़ी के टुकड़े के साथ तुम्हें क्या ही कर लोगे, मेरी तलवार को ब्लॉक तो नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारे हाथ में यह लकड़ी का टुकड़ा एक डिवाइन वेपन ही क्यों ना होता, आज यहाँ पर तुम मेरे हाथ से जरूर मरोगे, क्योंकि ये वाला जो मूव मैं यूज करने वाला हूँ ये मेरा स्पेशल मूव है। इसी तरह से मास्टर हु काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर स्पेशल स्टैंस में, इसका मतलब यह है कि अपने फाइनल मूव को यूज करने वाला है और लगता नहीं है कि वो अपनी लकड़ी के टुकड़े के साथ स्टैक को ब्लॉक कर पाएगा। और इसी के साथ ही डूमिंग सामने से गायब हो जाता है। जब वहां से गायब हो जाता है हुरैन कहता है कि वो कहां पर चला गया, वो गायब हो गया। तो सेकंड एल्डर उसे कहता है कि बच्चे तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, इसी वजह से तुम उसके मूवमेंट्स को देख नहीं पा रहे क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। इसके साथ ही हमारे डूमिंग को दिखाता है कि डूमिंग उसके सर के ऊपर होता है, लीजी के सर के ऊपर होता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। जैसे वो अपनी तलवार को लेकर नीचे की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि आप मर
जाओ। इसके साथ ही हमारा लीजी होता है, उसके अटैक्स को वहां पर बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है। वो पीछे की तरफ घूमते हुए अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही अपने डंडे को घुमाता है, उसी के सेम मूव को यूज करता है जिस सेम टेक्निक को वो थोड़ी देर पहले यूज कर रहा था, और इसी टेक्निक के साथ उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। और फाइनल मूव जो होता है वो अपने डंडे को उसके अंडू के ऊपर दे मारता है। वो उसके अंडू के ऊपर डंडे को मारता है तो उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। डूमिंग के अंडे वहां पर टूटते हुए दिखाई देते हैं और इसी के साथ डूमिंग ग्राउंड के ऊपर आकर गिर जाता है। जैसे वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है, मास्टर मो कहते हैं कि जहां पर हमें विनर मिल चुका है, और विनर जो है वो लीजी है जो कि हमारे सेक्टर का एक डिसाइपल है। तो मास्टर हु जो होते हैं वो जल्दी से भागते हुए अपने डूमिंग के पास आते हैं। वो आकर उसे उठाते हैं और उसे आकर चेक करते हैं। जब उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसी के साथ उन्हें महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर से सभी के सभी एनर्जी जो है वेस्ट हो चुकी है। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ वो चलाकर कहते हैं, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल की कल्टीवेशन को बर्बाद कर दिया, यानी कि उसकी मेडियंस को तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो दोबारा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। तुमने उसकी कल्टीवेशन लाइफ को बर्बाद कर दिया है। जबकि हमारा लीजी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये इसका अपना फैसला था, इसी ने मुझे चैलेंज किया था। जबकि हुरैन वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि वाकई में ब्रदर लीज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ किसी की भी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सेकंड एल्डर तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर हमारे लड़के ने क्या कर दिया, हमारे सेक्टर के लड़के ने दूसरे सेक्टर के लड़के को बड़ी आसानी से हरा दिया। जबकि सुप्रीम एल्डर से कहते हैं आखिर उस लड़के को क्या पड़ी थी, यानी डूमिंग को क्या पड़ी थी यहाँ पर एक फ्लॉ वाले मूव को यूज करे। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। अरे लड़के ने यानी कि लीजी ने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ डूमिंग के सारे कल्टीवेशन मेथड को वहां पर कॉपी कर लिया। उसने जिस तरह अपनी तलवार से अटैक किया था सेम उसी तरह इसने अपने डंडे के साथ अटैक किया। इसका मतलब यह है कि किसी की भी कल्टीवेशन टेक्निक या फिर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को कॉपी कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लड़के ने अपनी बॉडी के अंदर कितने ज्यादा सीक्रेट्स को छुपा कर रखा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये लड़का हमारे काफी ज्यादा काम का है। इसके साथ ही हमारा लीजी जो होता है वो उसे कहता है कि तुम्हारे डिसाइपल ने जहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की, सभी के सामने इसने मुझे कहा था कि ये मुझे मार डालेगा और मेरे टुकड़े करेगा। मास्टर हु से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तुम्हारे डीमन सेक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, तो इसी के साथ ही हमारा लीजी भी फाइट के लिए रेडी होता है और कहता है कि ठीक है आ जाओ। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं तो मास्टर मोन के सेंटर में आ जाते हैं, अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हैं, उसको वहां पर ब्लॉक करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर बीच में नहीं आ सकते। ऐसे वो पीछे की तरफ जंप करते हुए पीछे हटता है और नीचे ग्राउंड के ऊपर जाकर बैठता है। तो इसी के साथ ही मास्टर मो, सुप्रीम एल्डर और सेकंड एल्डर वो तीनों इसके सर के ऊपर खड़े होते हैं, अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहते हैं कि अब आगे मत बढ़ना, क्योंकि तुम हमारे सेक्टर के डिसाइपल को मार नहीं सकते। सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि यूं ही तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर डेथ अरीना में होने वाली फाइट के रिजल्ट्स के निकलने के बाद भी तुम यहाँ पर हमारे डिसाइपल को मार सकते हो। तुम्हारे डिसाइपल ने खुद यहाँ पर चैलेंज किया था और चैलेंज करने के बाद अगर वो यहाँ पर हार गया, यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन बर्बाद हो गया, तो ये उसका अपना फैसला था। अगर तुमने हमारे डिसाइपल के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो उसके बाद हम तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ये तुम्हारी अपनी गलती होगी। तो मास्टर हु कहते हैं कि तुम्हारा जो लड़का तो बहुत ज्यादा लकी है कि जहाँ पर 3 एल्डर्स मेरे पर अटैक कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक लड़के की वजह से। लीजी आखिर तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम कौन हो? लीजी उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं इस सेक्टर का प्राइम डिसाइपल हूँ, यानी कोर डिसाइपल हूँ। जैसे वो ये बात करता है एल्डर उसे कहते हैं कि ये क्या बकवास किए जा रहे हो, हमने अभी तक तुम्हें यहाँ पर प्राइम डिसाइपल बनाया नहीं है। कि मास्टर हु इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ के प्राइम डिसाइपल हो, तुझे तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही उठकर खड़े हो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि अब जबकि तुम इस सेक्टर के प्राइम डिसाइपल हो और हमारे की यंग मिस की शादी प्राइम डिसाइपल के साथ होनी है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे टेस्ट होने वाला है। 3 दिन के बाद तुम्हें हमारे डीमन सेक्टर में आना होगा, जहां पर आकर तुम्हें टेस्ट देना होगा। अगर तुम वहां पर नहीं आते तो उसके बाद ये सारे का सारा ब्लेम जो है वो तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुम्हारी वजह से दोनों सेक्टर्स के दरमियान में होने वाली शादी टूट गई। अगर तुम्हारे अंदर वाकई में हिम्मत है तो फिर 3 दिन के बाद हमारे डीमन सेक्टर में आकर दिखाओ कि तुम वहां पर आकर उस टेस्ट को दे पाते हो या नहीं। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 03 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लीजी वाकई में वहां पर जाएगा डीमन सेक्टर में, वहां पर जाकर उनके टेस्ट को पास करके उनकी यंग मिस के साथ शादी करेगा या नहीं। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था एल्डर हु को जब पता चलता है कि लीजी यहाँ का प्राइम डिसाइपल है तो वो उसे चैलेंज देते हैं और कहता है कि तुम यहाँ पर अगर वाकई में प्राइम डिसाइपल हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर हमारे सेक्टर में आकर दिखाओ, हमारे डीमन सेक्टर में आओ और आकर ट्रायल को देकर दिखाओ, देखते हैं कि तुम वहाँ पर आ पाते हो या नहीं। इसी के साथ यहाँ पर एक बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैं फिर से मास्टर क्रो को दिखाया जाता है। मास्टर क्रो के साथ वहाँ पर मास्टर मिंगरैन होते हैं और साथ ही वहाँ पर चिकन हेड भी होता है। चिकन हेड वहाँ पर अपना सेक्टर बनाता है जिसका नाम उसने 9 सेंट डीमन गेट रखा होता है। तो वो मिंगरैन को कहता है कि मैंने अपने सेक्टर का नाम ये रखा है। तो मिंगरैन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये वाला सेक्टर का नाम कुछ ज्यादा डिमोनिक लग रहा है, तुम यहाँ पर एक राइटियस सेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम यहाँ पर नाम उसका डीमन के नाम पर रख रहे हो। तो चिकन हेड उसे कहता है कि मैं एक डीमन हूँ, क्योंकि मैं एक डीमन हूँ इसी वजह से मैं यहाँ पर इसी तरह का नाम रखूंगा, और वैसे भी क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो यहाँ पर इसका मैंने 9 सेंट के नाम से भी तो स्टार्ट में रखा है। इसका मतलब यह है कि एक राइटियस सेक्टर है लेकिन एक डीमन सेक्टर भी है।
मेरे इस सेक्टर को बनाने का मकसद ये है कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि एक डीमन भी राइटलेस हो सकता है, डीमन हमेशा बुरे नहीं होते। इसी के साथ ही मास्टर क्रो से कहता है कि मास्टर क्रो, क्या आप इसके सेक्टर की तरह मुझे भी सपोर्ट करेंगे? आपने इसके क्लींजिंग सेक्टर को सपोर्ट किया, मेरे डीमन सेक्टर को भी सपोर्ट करें। क्रो की बात सुनने के बाद वहाँ पर हम कहते हैं, जिस तरह बिल्कुल उसने पहली बार कहा था। मास्टर मिंगरैंग जो होते हैं वो चिकन हेड से कहते हैं कि तुम अभी तक यहाँ पर जिस लेवल तक पहुंच पाए वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिमोनिक एबिलिटीज की वजह से, क्योंकि तुम एक डीमन इसी वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा सॉलिड है और बॉडी कल्टीवेशन की वजह से तुम इस लेवल तक पहुंच पाए हो। लेकिन मुझे जरा ये तो बताओ कि सेक्टर को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और वहाँ पर जिन मार्शल आर्ट्स की बुक्स की जरूरत पड़ेगी वो सारी की सारी तुम कहाँ से लेकर आओगे? क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? तो चिकन हेड उससे कहता है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ पहले से प्लान आउट किया हुआ है। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं और सारी की सारी बुक्स को मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। अपने स्टूडेंट्स को मैं यही बुक्स पढ़ाऊंगा। और इसी के साथ वो अपने पास से बुक्स निकाल कर उनके सामने फेंक देता है। मास्टर मिंगरैंग वहाँ पर उसकी सारी बुक्स देखने के बाद से कहता है कि ये क्या तुम यहाँ पर सारी की सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक्स कहाँ से उठा कर लाए हो? ये सारी की सारी बहुत ही लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स की बुक है। चिकन हेड उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये सारी की सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक्स हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे तुम इन सभी को इम्प्रोवाइज कर सकते हो, यानी को इनको बेहतर बना सकते हो। तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं करोगे? हम दोनों तो दोस्त है ना, तुम यहाँ पर मेरी मदद करो, इन सभी बुक्स को पहले से बेहतर बना दो। मास्टर क्रो वहाँ पर उन बुक्स को देख रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बुक दिखाई देती है जिसके ऊपर ट्रू जैंग टेक्निक लिखा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि मास्टर क्रो, ये क्या लगता है कि आपको यहाँ पर से कुछ टेक्निक पसंद आई? आपको बताएं कि आपको क्या चीज पसंद आई है। मिंगरैंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं इन बुक को बेहतर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम अपने स्टूडेंट्स को अच्छी और हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखा सको। और मुझे लगता है कि मास्टर क्रो को यहाँ पर जैंग टेक्निक पसंद आई और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने सेक्टर की बेसिक टेक्निक जो है वो जैंग टेक्निक ही रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सेक्टर की एक बेसिक टेक्निक भी तो होनी चाहिए। चिकन हेड उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर साथ ही उन दोनों से कहता है कि ब्रदर मिंगरैंग और मास्टर क्रो, मुझे लगता है कि मेरे सेक्टर के बनने के बाद आप लोगों को मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरा सेक्टर काफी ज्यादा बड़ा बन जाएगा। मास्टर क्रो फिर से वहाँ पर हम भी करते हैं और इसी के साथ ही वहाँ सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हमारा लीजी जो होता है वहाँ से बड़े से स्टैचू के सामने बैठा होता है। पर वो लोग पास में बैठे हुए थे, वहीं पर जहाँ पर मास्टर क्रो बैठा था यहाँ पर लीजी बैठा था। तो लीजी कहता है कि मिंगरैंग और ओल्ड चिकन हेड कितने साल गुजर चुके हैं और आज यहाँ पर हालात कितने ज्यादा अजीब हो चुके हैं। दोनों के सेक्टर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा डिक्लाइन में चले गए हैं। पता नहीं वो लोग अगर यहाँ पर होते तो वो लोग इस बारे में क्या सोचते। तो लीजी कहता है कि अगर यहाँ पर क्लींजिंग सेक्टर की बात की जाए, यहाँ पे डीमन सेक्टर की बात की जाए, दोनों ही सेक्टर जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से हट चुके हैं। यानी कि दोनों यहाँ पर जिस आइडिया के ऊपर इन लोगों ने सेक्टर की बुनियाद रखी थी वो सेक्टर के डिसेंडेंट्स जो है वो उन सभी टीचिंग्स को भूल चुके हैं। तो इसी के साथ ही वहाँ लीजी कहता है कि लेकिन तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हारे सेक्टर को बेहतर बनाने में मदद करूँ। अगर फ्यूचर में तुम्हारा सेक्टर कभी डिक्लाइन में चला जाता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम दोनों के सेक्टर्स को पहले से बेहतर बना दूंगा और फिर से उसके सही रास्ते पर ले आऊंगा। वहीं पर बैठा होता है किसी के साथ सुप्रीम एल्डर वहाँ पर आ जाते हैं। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि लीजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर किसके स्टैचू के ऊपर बैठे हुए हो? स्टैचू मास्टर मिंगरैंग का है और तुम्हें यहाँ पर किसने इजाजत दी स्टैचू के ऊपर बैठने की? वहाँ लीजी उठकर खड़ा हो जाता है। तो सुप्रीम एल्डर से कहता है कि हम लोगों ने सभी लोगों ने आपस में बैठकर एक फैसला किया और उस फैसले के मुताबिक हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, मेरे साथ आओ। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर प्राइम डिसिपल की पोजीशन के बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं, मेरे साथ मेन हॉल में आ जाओ। तो मान लीजिए भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और वो उनके साथ मेन हॉल में आ जाता है। तो मेन हॉल में आने के बाद सुप्रीम एल्डर जो होते हैं बाकी सभी एल्डर्स को कहता है कि हम सभी लोगों ने यहाँ पर फैसला किया है कि हम लोग आज के बाद से लीजी को अपने सेक्टर का प्राइम डिसिपल घोषित करते हैं। सुप्रीम एल्डर से कहता है कि अब जबकि हमने तुम्हें यहाँ पर अपना कोड डिसिपल बना दिया तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मैनर्स और बिहेवियर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ पर पता होना चाहिए कि तुम्हें किसी के साथ किस तरह से पेश आना और किसके साथ किस तरह से पेश नहीं आना। नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर हमारे क्लींजिंग सेक्टर का नाम खराब करो। इसके कोड डिसिपल होने के नाते तुम्हें यहाँ पर सेक्टर की इज्जत को भी ध्यान में रखना होगा। तुम्हें यहाँ पर हमारी बातों की समझ आ रही है। जबकि मान लीजिए वहाँ पर अपने सूट की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये क्या, ये कपड़े तुमने मुझे किसके दे दिए? हालांकि ये काफी ज्यादा खुले हैं लेकिन फिर भी चलो ठीक है मैं इसी को पहन लेता हूँ। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि लड़के तुमने यहाँ पर मेरी बात को शायद सुना ही नहीं। हम लोग यहाँ पर सीरियस मूड में तुमसे बात कर रहे हैं लेकिन तुम यहाँ पर हमारी बातों को इग्नोर किए जा रहे हो, बिल्कुल वैसे जैसे तुम पहले यहाँ पर बातें किए जा रहे थे। लगता है कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अब यहाँ पर आके तुम क्या फेस करने वाले हो। कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि डीमन सेक्टर में जाने के बाद वहाँ पर तुम्हें जो ट्रायल देना है वो ट्रायल कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जितना मैं यहाँ पर अंदाजा लगा सकता हूँ कि डीमन गेट के एल्डर्स जो है वहाँ पर अपने स्टूडेंट डूमिंग की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हारे लिए वहाँ पर एक ट्रैप बिछाने वाले हैं। चाहे तुम यहाँ पर एक टेस्ट देने के लिए जाने वाले हो लेकिन असल में वो टेस्ट नहीं है बल्कि एक मौत का जाल होने वाला है। मुझे लगता है कि ये ट्रिप तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेडली हो सकती है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा। तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके एक ही एक्सपर्ट को हराया है, अभी उनके पास और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुमने कहा कि उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, अभी तो मैंने उनके एक एक्सपर्ट को हरा दिया, अगर एक को हरा दिया तो बाकी सभी को भी हरा सकता हूँ। तो सुप्रीम एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे, तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। सेकंड एल्डर आगे बढ़ते और कहते हैं लड़के तुम्हें यहाँ पर सुप्रीम एल्डर की बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इनके कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें यहाँ पर किसी स्क्रिप्चर या फिर वेपन या फिर मार्शल आर्ट्स की बुक्स की जरूरत है तो फिर हम तुम हमसे कह सकते हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम वहाँ पर ट्रायल टेस्ट को पास करो, ना कि वहाँ पर जाकर
जाकर मर जाओ। सुप्रीम एल्डर भी से कहते हैं हाँ बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए, हम तुम्हें हर चीज देंगे जो भी तुम यहाँ पर मांगने वाले हो। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये स्टिक जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से मैं स्टिक को अपने मेन वेपन के तौर पर यूज करूंगा और इसके साथ मुझे कुछ और चाहिए होगा। यहाँ पर मुझे एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चाहिए, उस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को इनविजिबल ब्लेड्स कहा जाता है। मैं यहाँ पर इसी स्किल को चूज करने वाला हूँ। इसी के साथ ही मुझे यहाँ पर 2 ब्लेड्स भी चाहिए होंगे ताकि मैं उस इनविजिबल स्किल को भी यूज कर सकूं, इनविजिबल ब्लेड स्किल को यूज कर सकूं। तो सेकंड एल्डर से कहते हैं कि लड़के तुम्हारी चॉइस तो बहुत ज्यादा बुरी है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इनविजिबल ब्लेड टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ पर ट्रायल टेस्ट को पास कर पाओगे, वहाँ के खतरों का सामना कर पाओगे, क्योंकि ये तो एक बहुत ही लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। ऊपर से तुम यहाँ पर अपनी स्टिक को यूज करने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये स्टिक तलवारों के सामने टिक सकती है? तुम इसको किस लिए यूज करोगे? लीजी उसे कहता है कि मास्टर लगता है कि आप यहाँ पर एक बात को भूल रहे हैं, वो बात यह है कि हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन के दौरान वो सिर्फ अपने डाव को यूज करते हैं और डाव को यूज करते हुए हम लोग किसी भी ओपोनेंट को हरा सकते हैं। वेपन्स जो होते हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और मुझे लगता है कि मैं अपनी स्टिक से किसी भी तलवार को हरा सकता हूँ। एल्डर्स की बात सुनने के बाद कहता है कि इस लड़के की एरोगेंसी कभी खत्म ही नहीं होगी। वो उसे कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना तो फिर ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो और हुईरेन भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। तो डिसाइपल हुईरेन से कहता है कि जाओ इसे अपने साथ ले जाओ, जाकर इसे इनविजिबल ब्लेड टेक्निक दे दो और साथ में इसे 2 वेपन्स भी देना और साथ ही से इसे क्वार्टर्स में छोड़ाओ। लीजी से कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इसी के साथ ही लीजी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। हुईरेन भी उसके साथ साथ ही होता है, वो लोग वहाँ पर से जा रहे होते हैं। तो सेकंड एल्डर कहते हैं ब्रदर तुमने इस बार इस लड़के की बातों के ऊपर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, तुम सिर्फ गुस्सा हुए लेकिन फिर भी तुमने इसे रोका नहीं, तुमने इसकी यहाँ पर इसकी बोलती बंद नहीं की। तो सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि जब से ये लड़का यहाँ पर आया तब से ये हमारे साथ बदतमीजी के साथ बात कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बार बार इसकी बदतमीजी के ऊपर इसे यहाँ पर सजा देने वाला हूँ, बार बार इसके ऊपर गुस्सा होता रहूंगा क्योंकि इस लड़के की जुबान ही ऐसी है। रही बात यहाँ पर इसके वाइल्ड बिहेवियर की, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर ही है क्योंकि इस लड़के का एटीट्यूड बहुत ज्यादा कमाल का है और ये लड़का अगर उस ट्रायल को पास कर जाता है तो हमें यहाँ पर एक कोल्ड सैपल मिल जाएगा और साथ में मन गेट की लड़की भी यहाँ पर आ जाएगी इस लड़के के साथ शादी करके, जिससे हम दोनों सेक्टर्स के दरमियान में एक समझौता हो जाएगा और इस लड़की को हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर मर जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पर आसानी से इससे निमट सकते हैं क्योंकि ये हमारे रास्ते से हट जाएगा और हमें यहाँ पर से कोल्ड सैपल नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।